हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, एक्टिविटीज दी हुई हैं, ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में, कौन सा फाइनेंसिंग में और कौन सा कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इलस्ट्रेशंस में भी, तो जल्दी से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला ए, कैश सेल ऑफ गुड्स। तो ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, कैश सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, तो जो कैश रिसीव हो रहा है हमें अगेंस्ट हम जो सर्विस उनको दे रहे हैं, ठीक है, सामने वाली पार्टीज को या कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो ये भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है। कैश परचेज ऑफ गुड्स, तो हमने गुड्स खरीदे कैश में, ठीक है, तो कैश दिया और गुड्स खरीदे, तो ये भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, हमने किसी पार्टी से सर्विसेज ली हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट उनको कैश पे किया है, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। पेटेंट्स परचेज्ड, ठीक है, तो पेटेंट्स खरीदा, बेसिकली ये आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो ये क्लियरली आपका क्या हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये एक तरह से क्या हो गया? लोन हो गया। ठीक है, आपने आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा था उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, ओवरड्राफ्ट हो गया, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा? लोन, बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। आया समझ में? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स इशू किए, उसके थ्रू प्रोसीड्स आए, ठीक है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा? फाइनेंसिंग में आ जाएगा। परचेज ऑफ शेयर्स, तो हम शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। यहीं पर अगर हम खुद शेयर्स इशू कर रहे होते और उससे हमें प्रोसीड्स आ रहा होता, तो वो हम क्या करते? उसको हम दिखाते कहाँ पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आया समझ में? तो डिफरेंस आ रहा है, समझ में आ रहा है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो हमने कोई लोन लेके रखा था, बोरोइंग लेके रखी थी, उसको हम रीपे कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग। ठीक है, लोन से रिलेटेड, बोरोइंग से रिलेटेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड बेसिकली ये आपका डे टू डे ऑपरेशंस में रिलेटेड हो सकता है, तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स का इशू करना भी आपका फाइनेंसिंग में आएगा, उनको रिडीम करना भी आपका फाइनेंसिंग का ही हिस्सा होगा। ठीक है, उन पर इंटरेस्ट देना, ठीक है, तो हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इंटरेस्ट कुछ फिक्स परसेंटेज से डिबेंचर्स पे देती है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनकम हो रही है, लेकिन किस नेचर की हो रही है? ये इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड आप देख चुके हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम टैक्स पेड हमारा दिखता है, तो ये आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स पेड, नॉर्मल इनकम टैक्स जो पे कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो उसके ऊपर, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ असेट, हमने असेट को बेचा, उस पर हमें गेन हुआ, उस गेन पर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर इनकम टैक्स जो है ये आपका कौन सी चीज़ से रिलेटेड है? ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई है जिस पे आप इनकम टैक्स दे रहे हो, तो ये इनकम टैक्स भी आपका कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। आ रहा है समझ में?
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से कैश रिसीव हुआ, ये भी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को कैश पे किया, ये भी आपका डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। चलो तो अब चेक कर लेते हैं एक बार आंसर्स अपने। यहां पर ऑपरेटिंग में हमारा आ रहा है ए बी सी डी, देन आ रहा है हमारा के, तो ए बी सी डी के इतना आ गया। देन कौन सा आ रहा है हमारा ओ जी आर, सॉरी ओ क्यू आर है, वो क्यू होगा, ठीक है, तो ओ क्यू एंड आर। तो बिल्कुल परफेक्ट आ गए हमारे सारे आंसर्स ऑपरेटिंग के। अब इन्वेस्टिंग के देख लेते हैं जल्दी से। तो इन्वेस्टिंग में हमारा क्या क्या आ रहा है देखो जरा, ई, देन आई एंड एन पी, ठीक है, तो ई आई एन पी, इन्वेस्टिंग भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब फाइनेंसिंग देख लेते हैं। तो फाइनेंसिंग में आपका देखो कौन सा आ रहा है, जी एच जे एल एम, तो जी एच जे एल एम, ठीक है, ये आपके सारे फाइनेंसिंग में आ गए। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपका कौन सा आ रहा है देखो जरा, एफ आ रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो इस तरह से आपके सारी एक्टिविटीज आपने कैटेगराइज कर ली, कौन कौन सी ऑपरेटिंग में जाएंगी, कौन कौन सी इन्वेस्टिंग में, कौन कौन सी फाइनेंसिंग में और कौन सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 1, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी एंड अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए बेसिकली क्या होता है, शेयर्स में ट्रेडिंग करना, लोन्स का लेना देना करना, ठीक है, ये सब उसका बेसिक ऑपरेशंस होता है, डे टू डे ऑपरेशंस होता है। तो यहाँ पर जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कुछ चीज़ें इन्वेस्टिंग में आएंगी, वो सारी यहाँ पर क्या बन जाती है, एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ध्यान से करना होगा। तो हमें क्या बताना है, बेसिकली हमें बताना है कि एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन सारी एक्टिविटीज़ में से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी। आया समझ में? तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए देख लेते हैं सबसे पहले तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो बिल्कुल भी ये तो ऑपरेटिंग में तो आएगा ही नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये भी नहीं आएगा। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स नहीं आएगा। लोन्स गिवन, लोन्स टेकन, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, ये सारे ही इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग से एक भी रिलेटेड नहीं है फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। आ रहा है समझ में? तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नन है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग कौन कौन सी हो जाएगी। परचेज ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो एक फाइनेंशियल कंपनी का काम ही है, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस में वो परचेज करती है शेयर्स, सेल करती है शेयर्स। तो यहाँ पर शेयर्स उसके लिए क्या हो जाएंगे, एक तरीके से स्टॉक हो जाएंगे, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक है, तो डिविडेंड मिला शेयर्स पर, तो यहाँ पर जो शेयर्स खरीदे हैं उन पर डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी आपका रेवेन्यू हो रहा है बेसिकली ऑपरेशन से ही, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, ध्यान से, ठीक है, तो अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी डिविडेंड कब पे करेगी, जब वो शेयर्स को इशू करेगी। शेयर्स को इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आ रहा है समझ में? तो उस पर डिविडेंड देना भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डिविडेंड हम जब शेयर्स पर पे करते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा, भले ही वो एक फाइनेंशियल कंपनी हो। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? लोन्स गिवन, तो बिल्कुल लोन देना ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग हो जाएगा। लोन्स टेकन, ये भी आपका डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स, ठीक है, तो जो बोरिंग्स की हैं उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं बेसिकली, तो ये भी आपका डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोन लेना देना डे टू डे काम है यहाँ पर, ठीक है, डेली ऑपरेशन से रिलेटेड काम है, तो एफ भी आपका ऑपरेटिंग हो जाएगा। तो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इसमें से कोई भी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी के लिए ए बी डी ई एफ ये तीनों हैं। तो देख लेते हैं आंसर। फाइनेंशियल कंपनी के लिए ए बी डी ई एफ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए नन है। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको आना चाहिए कि एक फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या चीज़ें ऑपरेटिंग होंगी और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या चीज़ें ऑपरेटिंग होंगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है इनफ्लो कब होता है, जब कैश आता है। ठीक है, जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ रहे होंगे जिस एक्टिविटी के कारण, तब हम क्या बोलेंगे, कैश इनफ्लो हो रहा है। जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, क्योंकि कैश जा रहा होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, तब हमारा क्या बोलेंगे, हम कैश आउटफ्लो बोलेंगे। और नो फ्लो कब बोलेंगे, जब कोई भी कैश का मूवमेंट नहीं हो रहा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के एलिमेंट्स में इंटरनली मूवमेंट है। ठीक है, या तो आपने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, या कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, या आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में बेच दिया। तो एक एलिमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो बेसिकली वो न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओवरऑल हमारा बढ़ या घट नहीं रहा है। आ रहा है समझ में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नो फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पूरे कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, ए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स बुक वैल्यू ₹1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 1 लाख का फिक्स्ड असेट था जिसको हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं 10,000 के, मतलब 1,10,000 रुपए में हम फिक्स्ड असेट्स को बेच रहे हैं, तो हमें पैसा आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, ये नहीं बताना, आपको सिर्फ आउटफ्लो, इनफ्लो या नो फ्लो बताना है। ठीक है, तो सिर्फ कैश के फ्लो को देखना है। तो जब असेट को बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली इनफ्लो होगा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, अब गुड्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इनफ्लो होगा। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अब यहां पर हम मशीनरी को परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में कैश दे रहे हैं, तो कैश जा रहा है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा होगा। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख। ठीक है, कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, लेकिन हमने क्या किया, इशू ऑफ, यहां पर क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स कर रहे हैं, कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम। कंसिडरेशन जो दे रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के बदले, वो हम डिबेंचर्स के फॉर्म में दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैश पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नो फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे ना कैश आ रहा है ना जा रहा है। इशूड फुली पेड बोनस शेयर्स, तो हमेशा फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करती है कंपनी, फ्री में इशू करती है, आया समझ में, उसके बदले में कुछ भी नहीं लेती है, तो यहां पर भी कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है कैश का, नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक एलिमेंट दैट इज बैंक कम हो जाएगा और कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, तो इवेंचुअली वो नलिफाई हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, नो फ्लो होगा। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड को पे किया, तो पैसा दिया डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटफ्लो हो जाएगा। चलो अब देखो जरा, इनफ्लो में क्या क्या आंसर आ रहा है हमारा, ए बी, तो बस ए और बी इनफ्लो आ रहा है हमारा। आउटफ्लो क्या क्या आ रहा है, सी जी, ठीक है, सी और जी आउटफ्लो में आ जाएगा। और नो फ्लो में क्या क्या आ रहा है हमारा, डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ आपका नो फ्लो में आ जाएगा। तो परफेक्टली क्वेश्चन 3 भी हो गया, बहुत ईजी था, जल्दी से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, for which of the following transactions calculate the resulting cash flow and state the nature of cash flow, that is whether it is operating, investing और financing activity। ठीक है, तो हमें इनमें से एक एक ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, नो फ्लो हो रहा है, और उसके साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा ये, या फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं, अक्वायर्ड मशीनरी फॉर ₹2,50,000। ठीक है, तो हमने 2.5 लाख रुपए की मशीनरी अक्वायर की, परचेज की। पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल। ठीक है, तो हमने बस 20% बाय चेक पे किया, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के थ्रू पेमेंट किया, बाकी के लिए हमने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर 2,50,000 की मशीनरी खरीदी, उसका 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 रुपए आप चेक में पे कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50,000 आप चेक पे कर रहे हो,
कैश जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, तो 50,000 का आउटफ्लो होगा। और अब कैटेगरी बताओ जल्दी से, परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स हमेशा कौन सी कैटेगरी में आता है? इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा ये। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आउटफ्लो है 50,000 का और इन्वेस्टिंग है। क्लियर है? चलो बी देख लेते हैं। पेड ₹2,50,000 टू अक्वायर शेयर्स इन इन्फॉर्मा टेक लिमिटेड and received a dividend of ₹50,000 after acquisition। तो यहाँ पर हम दूसरी कंपनी इन्फॉर्मा टेक लिमिटेड के क्या कर रहे हैं? शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं। कितने? 2.5 लाख रुपए के। ठीक है, और अक्वायर करने के बाद हमें 50,000 का डिविडेंड मिल रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, 2.5 लाख आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, और 50,000 का डिविडेंड मिल रहा है उन पर, तो 50,000 का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो नेट 2,50,000 माइनस 50,000 कर लो, 2.5 लाख जा रहा है, 50,000 आ रहा है, तो मतलब नेट आपका 2 लाख का नेट आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट आउटफ्लो आपका 2 लाख का हो गया। तो यहां पर आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आउटफ्लो हो रहा है नेट 2 लाख रुपए का, और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा अब ये हमें बताना है। ठीक है, तो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीदते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद एन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,60,000 फॉर ₹60,000। तो हमने एक मशीनरी बेची जिसका 2 लाख रुपए का कॉस्ट था जब हमने खरीदी थी। ठीक है, उस पर अभी तक 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब 2 लाख में से 1,60,000 हम अक्यूमुलेट कर चुके हैं एज डेप्रिसिएशन। तो अब इसकी कितनी वैल्यू बची है? सिर्फ 40,000 बची है। ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं कितने में? 60,000 में। तो इस मशीनरी को बेचेंगे। आपको भी सिर्फ फोकस किस चीज़ पे करना है? कैश पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये मशीनरी जाएगी, उसके बदले कितना कैश आएगा? 60,000 का कैश में बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो 60,000 का कैश क्या हो रहा है आपका? इनफ्लो हो रहा है, मिल रहा है आपको। ठीक है, एंड कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? परचेज या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड असेट्स हम कहां पर ले लेते हैं? इन्वेस्टिंग में ले लेते हैं। आया समझ में? तो यहां पर क्लियरली आपको तीनों एक्टिविटीज के आंसर मिल गए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ए का हमारा आउटफ्लो हो रहा है कितना? 50,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। बी का क्या हो रहा है? बी का 2 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो रहा है आउटफ्लो, परफेक्ट है, ये भी आ गया आपका। एंड सी का क्या हो रहा है? 60,000 का इनफ्लो हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर। आ गया समझ में? क्लियर हो गया इतना? चलो तो क्वेश्चन 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चंस देख लिए, बहुत सिंपल से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे। इसमें बेसिकली आपने आज ये सीख लिया कि आपको आइडेंटिफाई करना आ गया ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना आ गया। दूसरी चीज़ आपने क्या सीख लिया? आपने कैश फ्लो समझना सीख लिया, कब इनफ्लो होगा, कब आउटफ्लो होगा और कब नो फ्लो होगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम फिर एडवांस्ड क्वेश्चंस पे आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।